अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर हम इंसानी ज़िंदगी को गौर से पढ़ें तो देखेंगे कि कभी कभी इंसानी ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं भी घट जाती हैं जिन्हें जीते जी नहीं भुलाया जा सकता। मैं एक ऐसी ही घटना का जिक्र करना चाहता हूँ जो मेरी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और दिलचस्प घटना है। ये अब से 50 साल पहले की बात है, जबकि मुझे माला के जंगलों में एक आदमखोर शिकार के सिलसिले में जाना पड़ा था। मेरे साथ मेरे एक गहरे दोस्त खलील साहब भी थे। यूँ तो मैंने और खलील साहब ने बहुत से जंगली जानवरों के शिकार किए थे, लेकिन जो दिक्कतें और परेशानियाँ इस आदमखोर शेर के शिकार के दौरान सामने आईं, उन्हें कुछ हम ही जानते हैं। यूँ तो शिकारी लोगों की ख़ास आदत होती है कि वो अपने कारनामों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, और अगर कहीं लिखना पड़ जाए तो झूठ से काम लेने में भी नहीं चूकते। मगर मुझे यहाँ ऐसा कोई कारनामा बयान नहीं करना है, सिर्फ इतना बता देना है कि हमने बड़ी मेहनत, जान लगाकर और जान पर खेलकर उस भयानक जानवर को मौत के घाट उतारा। हमारी मुठभेड़ उससे घने जंगल के बीच में उस वक्त हुई जब रात के 2 बज रहे थे। हमारे साथ गांव के और लोग भी थे जो हमारी पूरी मदद और रहनुमाई यानी गाइडेंस कर रहे थे। शिकार करने के बाद मैंने उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दी कि मुर्दा शेर को करीब 4 फरलांग की दूरी पर उस टीले तक पहुंचा दें जहां हमारा टेंट लगा था, और मैं खुद मिस्टर खलील को लेकर एक पगडंडी पर रवाना हो गया। ये पगडंडी शायद थोड़े से हेर फेर के बाद हमारे टेंट तक ही पहुंचती थी। हमारे पास टॉर्चें थीं और हम खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। बेखौफ व ख़तर, बातों में गुम हम चले जा रहे थे। काफ़ी देर चलने के बाद हमें महसूस हुआ कि हम रास्ता भटक गए हैं। मैंने इधर उधर टॉर्च की मदद से रास्ता तलाश किया, लेकिन पगडंडी आगे चलकर ख़त्म हो गई थी और सामने झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थीं। मैं अभी उस पगडंडी के उतार चढ़ाव और कांटे भरे रास्ते में ही उलझा हुआ था कि खलील साहब ने मुझसे कहा, इमरान, वो देखो सामने रोशनी नज़र आ रही है, शायद कोई गांव मालूम होता है, चलो किसी तरह वहाँ तक पहुँच लें। वहाँ से कोई न कोई आदमी हमें मिल जाएगा और हम आसानी से अपने टेंट में पहुँच जाएंगे। ये कहकर वो टॉर्च की रोशनी में झाड़ियों को फांकते हुए आगे बढ़े। पीछे पीछे मैं भी उनके साथ चल दिया। कुछ देर चलने के बाद हम एक नाले के किनारे पहुँच गए। शायद ये वही नाला था जिसके किनारे हमने आदमखोर को मारा था। यहाँ नाला काफ़ी चौड़ा था और पानी भरा हुआ था। हमने खुदा का नाम लेकर नाला पार किया और आगे बढ़े। करीब 1 फरलांग की दूरी पर टूटी फूटी कुछ इमारतों के बीच एक बहुत ही खूबसूरत बंगला दिखाई दिया। जंगल के बीचों बीच ये बंगला देखकर हमें बड़ा ताज्जुब हुआ, मगर क्योंकि हमें एक मंजिल की तलाश थी इसलिए हमने इस तरफ कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया। कुछ ही मिनट में हम लोग उस बंगले के करीब पहुंच गए। बंगले के मेन गेट का फाटक खुला हुआ था। हम दोनों उस फाटक से होकर बरामदे में दाखिल हो गए। बरामदे में खुलने वाली खिड़कियां और दरवाजे बंद थे और उन पर हरे रंग के पर्दे पड़े हुए थे, जिनसे हरे रंग की रोशनी छन छन कर बाहर आ रही थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आइए, दरवाज़ा खुला है। एक लड़की की आवाज़ अंदर से आई। मैं और खलील दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गए, लेकिन अंदर पहुंचकर हम बहुत हैरान हुए। वो एक बहुत ही खूबसूरत कमरा था जिसमें हर चीज़ बड़े ही करीने से सजी हुई थी। कमरे के बीच में बड़े कीमती सोफ़ा सेट और अखरोट की लकड़ी की नाजुक कुर्सियां पड़ी हुई थीं। दीवारों पर दिल मोह लेने वाली सीनरियाँ और कुछ विदेशी मशहूर हस्तियों के फ़ोटो लगे थे। सामने 2 मसहरियाँ पड़ी हुई थीं, जिनमें से एक मसहरी पर एक खूबसूरत लड़की लेटी हुई कोई किताब पढ़ रही थी और अरबी ड्रेस पहने हुए थी। वो लड़की हमें देखते ही उठ खड़ी हुई। आइए, तशरीफ़ रखिए।
जादू भरी आवाज़ में उसने कहा। जी शुक्रिया, एक साथ हम दोनों ने कहा और सोफे पर बैठ गए। आप शायद शिकारी मालूम होते हैं। लड़की ने पास पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए और अपने बालों को एक ख़ास दिलरुबाई अंदाज में झटका देते हुए कहा। कमरा अजीब खुशबुओं से महक गया। जी हाँ, मैंने कहा। लेकिन इस वक्त इस घने जंगल में? लड़की ने काफ़ी हैरत से कहा। जी, कुछ अजीब सी बात हो गई आज, मैंने कहा। दरअसल इस जंगल में कुछ अरसे से एक आदमखोर शेर आ गया था। उसका पीछा करते करते हम इधर निकल आए। शेर तो मार दिया गया, लेकिन हम रास्ता भूल गए और इत्तेफाक से इधर आ निकले। कोई बात नहीं, ये भी आपका ही घर है। आप चले आए, मेरी भी तन्हाई दूर हो गई। जी, खलील के मुंह से अचानक निकला। वो मुस्कुराने लगी। क्या आप अकेली रहती हैं? मैंने फ़ौरन सवाल किया। नहीं, मेरे साथ मेरे शौहर भी हैं, लड़की ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। क्या वो इस वक्त घर पर नहीं हैं? खलील ने सवाल किया। वो अपनी लैब में हैं। लैब? खलील ने जुमला दोहराया और वो और ज़्यादा हैरान हो गया। हाँ, उनकी एक लैब है जिसमें उनके और मेरे अलावा किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। आपके शौहर शायद डॉक्टर मालूम होते हैं, मैंने पूछना चाहा। नहीं, दरअसल उन पर मुर्दा इंसानों की हड्डियां जमा करने की सनक सवार है। जंगल में जहाँ कहीं भी जंगली जानवरों के खाए हुए बच्चों या बड़ों की लाशें मिलती हैं, वो उनकी हड्डियां ले आते हैं और साफ करके रख लेते हैं। मैंने बहुत कोशिश की उनसे ऐसा करने को मना किया, मगर वो मेरी एक नहीं सुनते। कहते हैं ऐसा करने से मुझे सुकून मिलता है और इंसानों की हड्डियां भी इधर उधर पड़ी रहने के बजाय हिफाजत से रखी रहती हैं। न मालूम किस इंसान में क्या शौक़ पैदा हो जाए, लड़की ने कहा। अजीब शौक़ है उनका, खलील ने हैरत से कहा। यही नहीं, उन्हें शिकार का भी बहुत शौक़ है। वो हर रात इसी वक्त वापस आते हैं। अभी उन्होंने खाना भी नहीं खाया है। गोश्त के बहुत शौकीन हैं। ताज़ा शिकार करके लाते हैं, अपने हाथ से ही बनाते हैं। अगर किसी दिन शिकार नहीं मिलता तो बेचैन रहते हैं। हम इस वजह से वक्त ज़रूरत के लिए कुछ गोश्त बचा कर रख लेते हैं। जिस दिन कोई शिकार नहीं मिलता तो उसी बचे हुए गोश्त पर गुजारा करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनका कोई दोस्त आ जाता है तो वो गोश्त भी ख़त्म हो जाता है और तब हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद हमारी परेशानी दूर भी हो जाती है। अजीब बात है, खलील साहब ने एक बार फिर ताज्जुब से कहा और लड़की को घूरने लगे। हाँ, कुछ अजीब नेचर है उनका, लड़की ने खलील साहब से आंखें चुराते हुए कहा। नई बात यह है कि वो बड़े जानवर का शिकार कभी नहीं करते, बच्चों का शिकार करते हैं। कहते हैं बड़े जानवर का गोश्त अच्छा नहीं होता, बच्चों का गोश्त बहुत लजीज होता है और बच्चे रात ही में मिल सकते हैं। इसीलिए वो इस वक्त शिकार करते हैं। बड़े ताज्जुब और हिम्मत की बात है, मैंने कहा और लड़की के खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। माफ़ कीजिएगा, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ, आपसे बातें बनाने बैठ गई और कुछ पूछा भी नहीं। बताइए, आप क्या पसंद करेंगे? खाना खाएंगे या कुछ पिएंगे? लड़की ने अचानक सवाल किया। शुक्रिया, हम लोग खाना खा चुके हैं और रहा कुछ पीने का सवाल तो अब उसकी भी कोई ख्वाहिश नहीं। जैसी आपकी मर्ज़ी। क्योंकि आप मेरे मेहमान हैं, इसलिए मुझे आपकी हर ख्वाहिश का एहतराम करना होगा, लड़की ने कहा। अभी ये बातें हो ही रही थीं कि बरामदे में किसी के पैरों की आहट सुनाई दी और फिर एक आवाज़ कानों से टकराई। शबीना, शबीना, तुम कहाँ हो? कहते हुए एक खूबसूरत नौजवान
जो शिकारी कपड़ों में था, कमरे में आकर खड़ा हो गया। जिब्रान, ये मेरे नए मेहमान हैं, लड़की ने, जिसका नाम शबीना था, उठते हुए कहा। बड़ी खुशी की बात है, जिब्रान ने कहा और फिर हमारी तरफ देखते हुए बोला, आप लोग तशरीफ़ रखिए। ओह, अभी तो आप बैठे ही हैं। शबीना बहुत दिलचस्प औरत है, आप इससे बातें कीजिए, मैं अभी आता हूँ, कहता हुआ अंदर चला गया और शबीना फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। कमरे में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। आप लोगों ने खाना नहीं खाया होगा, कहते हुए जिब्रान फिर हमारे कमरे में दाखिल हुआ। मैं अब भी तैयार करता हूँ, हम सब एक साथ ही मिलकर खाएंगे। शायद शबीना ने आपको सब कुछ बता दिया होगा। जी हाँ, हमें सब मालूम हो चुका है, मगर हमें खाने की ख्वाहिश नहीं है, आप तकलीफ़ ना करें, मैंने कहा। नहीं भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, हम खाएं और आप देखें। आप ज़िद ना करें, हमें कतई भूख नहीं है, मैंने पीछा छुड़ाते हुए कहा। अच्छा, जैसी आपकी मर्ज़ी। बहरहाल, जब आपको ख्वाहिश हो आप बेतकल्लुफ़ बता दीजिएगा। ये कहकर जिब्रान फिर अंदर चला गया। खाना जिब्रान साहब अकेले ही तैयार कर लेते हैं? खलील ने सवाल किया। वो इस काम में बहुत माहिर हैं, खुद ही तैयार करते हैं और ख़ुद ही तारीफ़ भी करते जाते हैं, शबीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और वो किसी ख्याल में गुम हो गई। कमरे का माहौल सन्नाटे से भर गया। अच्छा, अब आप हमें इजाज़त दीजिए, अगर हो सके तो कोई नौकर हमारे साथ भेज दीजिए जो हमें रास्ता बता दे, मैंने इजाज़त मांगती नज़रों से देखते हुए उससे कहा। नौकर? नौकर तो हम लोग रखते नहीं, आप घबराइए नहीं, मैं ख़ुद आपको छोड़ आऊँगी, शबीना ने कहा। आप? खलील ने हैरत का इजहार किया। क्यों, क्या बात है, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? शबीना ने सवाल भरी नज़रों से देखते हुए कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं, मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं है, बल्कि आपके शौहर। खलील कहते कहते रुक गए। आप कतई मत घबराइए, वो इस बात को बिल्कुल बुरा नहीं मानते। शबीना शायद खलील के शक को भांप गई थी। उसने फिर कहा, उन्होंने मुझे हर तरह की आज़ादी दे रखी है, मैं चाहे जिसके साथ जाऊं, कहीं भी जाऊं और किसी भी वक्त जाऊं, किसी से भी मिलूं, उन्हें कोई शिकायत नहीं होती। वो इस बात में भी कोई अच्छाई ही समझते हैं। काफ़ी आज़ाद ख्याल के हैं, मैंने कहा। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं आपके पास बेतकल्लुफ़ी से बैठी बातें कर रही हूँ और उन्हें कोई एतराज़ नहीं। मैं अगर चाहूँ तो बिल्कुल आपके पास बैठ सकती हूँ। उनका कहना है कि औरत को भी उतने ही हक मिलने चाहिए जितने मर्द को हैं। मर्द की तरह औरत को भी आज़ाद ख्याल और बेतकल्लुफ़ होना चाहिए। बल्कि जिब्रान तो यहाँ तक कहते हैं कि जिस तरह मर्द को एक वक्त में एक से ज़्यादा शादियाँ करने का हक है, इख्तियार है, अगर औरत को भी ये हक दे दिया जाए तो क्या हर्ज है? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मैंने सवाल किया। मैं भी 100% इस बात को मानती हूँ। जी, मैंने हैरत से शबीना को देखते हुए कहा। वो उस वक्त मुझे एक खूबसूरत लड़की नहीं बल्कि खूबसूरत बला मालूम हो रही थी। लेकिन ऐसा तो किसी मज़हब, किसी धर्म में या किसी तबके में जायज़ नहीं है, न ही इसको अच्छा समझा जाता है। फिर आप कैसे ऐसा कह सकती हैं, जबकि किसी न किसी मज़हब या तबके से आपका ताल्लुक़ ज़रूर होगा, खलील ने बहस की। शबीना के चेहरे पर झिंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, मेरी नज़र में मज़हब कोई चीज़ नहीं है। मज़हब या धर्म सिर्फ कुछ पाबंदियों का नाम है, वरना मज़हब में क्या रखा है। दुनिया में ऐसी भी मिसालें हैं कि जिन लोगों का कोई मज़हब नहीं, कोई धर्म नहीं है, वो सुख और चैन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
आप हमारी ही मिसाल ले लीजिए, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ हमारे पास है। हम सिर्फ एक ही उसूल पर ज़िंदगी बसर करते हैं, खाओ पियो और ऐश करो। हम इस उसूल के तहत हर वो काम कर सकते हैं जो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हो। हम अगर चाहें तो इंसान का गोश्त भी खा सकते हैं। हमारे लिए कुछ जायज़ या नाजायज़ नहीं है। ये सवाल तो वहाँ पैदा होता है ना जहाँ मज़हब या धर्म से लगाव हो। मेरा नाम शबीना है, मेरे शौहर का नाम जिब्रान है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी धर्म या मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। ये नाम तो सिर्फ़ इसलिए रखे जाते हैं कि एक दूसरे को पुकारा जा सके। हम स्वीडन के रहने वाले हैं और यहाँ सिर्फ अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस करने आए हैं। हमें एक्सपीरियंस करने में मज़ा आता है। आदमी जिस उसूल पर चलने का आदी हो जाए और उसे सुकून और खुशी मिले, वो ही उसका धर्म है। इसके अलावा मज़हब या धर्म कुछ नहीं है, शबीना ने ताना देते हुए कहा। उसका खूबसूरत चेहरा नफ़रत और गुस्से के मिले जुले भाव से लाल हो गया था। मैं आपकी ये बात नहीं मानता, मैंने दो टूक जवाब दिया। आपके मानने या ना मानने से क्या होता है, शबीना ने नरम लहजे में कहा। उसका गुस्सा और तनाव एकदम न जाने कहाँ गायब हो गया। जिस काम को दिल माने वही जायज़ और जिसको ना माने वही नाजायज़। मेरा तो यही नज़रिया है। आपका अपना नज़रिया चाहे कुछ भी हो। खैर छोड़िए इन बातों को, ज़्यादा बहस कड़वाहट पैदा कर देती है। आपका मज़हब और उसूल ख्वाह कुछ भी हो, मुझे उससे क्या लेना देना। शबीना ने बहस ख़त्म करते हुए कहा। एक लंबी बहस के बाद कमरे में कुछ मिनट तक रहस्यमयी खामोशी छाई रही और शबीना किसी ख्याल में गुम हो गई। उसके चेहरे के उतार चढ़ाव से ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी पिछली ज़िंदगी या आने वाली ज़िंदगी के लिए कुछ सोच रही हो। अचानक वो चौंकी और उसने उठते हुए कहा, आइए मैं आपको अपने हस्बैंड की लैब दिखा दूं। वैसे अब हम काफ़ी उकता चुके थे, मगर मना नहीं कर सके और ना चाहते हुए भी शबीना के साथ हो लिए। ये मेरे शौहर की लैब है। शबीना ने कई कमरे पार करने के बाद एक कमरे में दाखिल होते हुए कहा। कमरे के अंदर दाखिल होते ही हमारे पैरों तले की ज़मीन निकल गई। उस कमरे का अजीब भयानक माहौल था। शीशे की अलमारियों के अंदर बहुत सी इंसानी हड्डियां रखी हुई थीं और छोटी बड़ी अनगिनत खोपड़ियां बड़े करीने से सजी हुई थीं। एक कोने में दो मसहरियां पड़ी हुई थीं जिन पर दो लाशें मखमली चादर से ढकी हुई थीं। उसने एक लाश पर से चादर हटाई और कहने लगी, ये मेरा प्रेमी सलील है जो मुझे सब कुछ सौंप गया। उसके बाद उसने दूसरी लाश से चादर हटाई और कहा, ये मेरा दूसरा प्रेमी शहाब है जिसने मुझसे प्यार किया और अपनी ज़िंदगी मेरे लिए कुर्बान कर दी। इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। वो शिकार करने आया था और ख़ुद शिकार हो गया। ये मेरी शादी से पहले की बात है। ये शहर से शिकार करने के लिए आया करता था और अक्सर रात को यहीं ठहर जाया करता था। हमें एक दूसरे से काफ़ी मोहब्बत थी। एक रात हम दोनों एक ही साथ बैठे हुए थे। हम दोनों अकेले थे और अकेलेपन में हमारे जज्बात बेकाबू हो रहे थे। हमें कौन रोकने वाला था। हम दोनों एक दूसरे की आगोश में थे। कुछ देर तक शहाब मुझे परेशान करता रहा और फिर लम्हा भर के लिए मुझसे अलग हो गया। और फिर मुझे ना मालूम क्या सोची कि मैंने उसकी गर्दन के पास वाली नस को अपने दांतों से दाब लिया। एक गाढ़ी गरम गरम चीज़ मेरे हलक से उतरती चली गई और मुझ पर नशा सा छाने लगा। वो मचलता रहा, तड़पता रहा और मैं मजबूर होती रही। मेरी प्यास बढ़ती ही चली गई। इसी हालत में हम दोनों सो गए। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने अंदर एक अजीब सा फुर्तीलापन महसूस कर रही थी और शहाब बेहिस और पीला पड़ा हुआ था। ये वही शहाब है जो मेरा प्यारा प्रेमी है। अब ये बिल्कुल बेजान है।
شبینہ کہہ رہی تھی، اور ہم ڈری ڈری نظروں سے شبینہ اور اس کے کارناموں کو دیکھ رہے تھے۔ پورے کمرے میں موت جیسی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ قریب 5 منٹ تک ہم خاموشی سے دیکھتے رہے، اور پھر بغیر کچھ کہے سنے کمرے سے باہر نکل آئے۔ شبینہ بھی ہمارے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ ہم پر خوف بری طرح چھایا ہوا تھا، اور ہم جلد سے جلد وہاں سے بھاگ جانا چاہتے تھے، مگر پیر تھے کہ جواب دے رہے تھے۔ میں نے شبینہ سے کہا، اب آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ بغیر کھانا کھائے ہی چلے جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شبینہ نے کہا، ہمیں بھوک نہیں ہے، پھر کبھی دیکھا جائے گا۔ میں نے اس سے کہا، اچھا جیسی آپ کی مرضی، چلیے میں کچھ دور تک آپ کو چھوڑ آؤں، رات اندھیری ہے، کہیں آپ پھر راستہ نہ بھٹک جائیں۔ کہتے ہوئے شبینہ ہمارے ساتھ بنگلے سے باہر نکل آئی اور ہمیں راہ دکھانے لگی۔ قریب 2 فرلانگ تک وہ ہمارے ساتھ خاموشی سے چلتی رہی، اور پھر ہمیں راستہ بتا کر واپس ہونے لگی۔ واپس ہوتے ہوتے اس نے ہمیں بڑی پیاری اور نشیلی آنکھوں سے دیکھا اور کہا، آپ دونوں صبح کا ناشتہ ہمارے ساتھ ہی کریں گے۔ جبران بڑے دلچسپ آدمی ہیں، ان سے مل کر آپ کو خوشی ہوگی۔ میں آپ کا ناشتے پر انتظار کروں گی۔ کہہ کر وہ لمبے لمبے قدم بڑھاتی ہوئی اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ کچھ دیر تک میں اور خلیل خاموش چلتے رہے۔ میں شبینہ اور اس کے شوہر کی رہسیمئی زندگی پر غور کرتا رہا، اور شاید خلیل بھی ایسا ہی سوچ رہے تھے۔ سورج نکلنے سے پہلے ہم لوگ اپنے ٹینٹ میں پہنچ گئے، اور بغیر کچھ کہے سنے اپنے اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ صبح کو جب آنکھ کھلی تو 8 بج رہے تھے۔ رات والی گھٹنا کا مجھ پر پوری طرح اثر ہو چکا تھا، لیکن خلیل صاحب شکاری ہونے کے ساتھ ساتھ جاسوس بھی تھے۔ وہ بہت کم ایسی باتوں سے گھبراتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ شبینہ صرف ایک رہسیمئی لڑکی ہے جو ان کو اپنے جال میں پھانسنا چاہتی ہے، ورنہ اصلیت کچھ نہیں ہے۔ یہ سب ہماری نظروں کا دھوکہ ہے اور وہم ہے۔ انہوں نے شبینہ اور اس کے شوہر کی اصلیت جاننے کا ارادہ کیا، اور میرے منع کرنے کے باوجود بھی اکیلے ہی وہاں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ قریب 10 بجے ہم لوگ اس بنگلے کے سامنے تھے، لیکن یہ دیکھ کر ہمارے ہوش اڑ گئے کہ بنگلہ ٹوٹی پھوٹی حالت میں تھا۔ 2-4 کمروں کو چھوڑ کر باقی کھنڈر کی شکل میں تھا۔ جو کمرے صحیح سلامت تھے ان میں تالا لگا ہوا تھا۔ ان کی حالت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید برسوں سے ان کو کسی نے کھولا نہیں ہے۔ ہم اسی کشمکش میں پریشان کھڑے تھے کہ ایک بوڑھا شخص دوسری طرف کھنڈر سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ شاید ہماری طرف ہی آ رہا تھا۔ بابا، یہ بنگلہ؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں، تم بہت خوش نصیب ہو کہ زندہ ہو، ورنہ آج تک کوئی بھی شخص یہاں سے زندہ واپس نہیں گیا۔ اس بنگلے میں شبینہ اور اس کے شوہر جبران کی آتما بھٹکتی رہتی ہے۔ ان کی آتما کو کبھی چین نہیں ملے گا۔ اب سے 50 سال پہلے یہ لوگ اس میں رہتے تھے۔ شبینہ سے مجھے بڑی محبت تھی۔ اس نے مجھ سے شادی کے وعدے کیے، لیکن شادی جبران سے کی۔ ویسے آج وہ اس دنیا میں نہیں، لیکن مجھے آج بھی اس سے محبت ہے۔ میں آج تک اسی کے لیے ہی بھٹک رہا ہوں۔ شبینہ اور اس کا شوہر آدم خور تھے، اور سویڈن سے یہاں آ کر رہنے لگے تھے۔ یہ بنگلہ انہی کا بنوایا ہوا ہے۔ شبینہ نے نہ جانے کتنے نوجوانوں کو اپنی محبت کی جال میں پھانس کر ان کا خون چوسا تھا۔ اس کا شوہر شیر کی کھال پہن کر بچوں کو اٹھا لاتا تھا، اور وہ دونوں ان کا گوشت کھاتے تھے۔ یہ راز اچانک ایک دن مجھ پر کھل گیا۔ میرے گھر مہمان آئے ہوئے تھے۔ ان کا ایک ہی اکلوتا بچہ تھا۔ عمر 3 سال کی تھی۔ گرمی کے دن تھے۔ مہمان باہر آنگن میں سو رہے تھے۔ کہتے کہتے اس نے اپنی دائیں طرف کو ہاتھ کا اشارہ کیا اور کہا، وہ سامنے میرا مکان ہے، لیکن اب کھنڈر ہو چکا ہے، مگر میں اب بھی اسی میں رہتا ہوں۔ میرے مہمان آنگن میں سو رہے تھے کہ اچانک بچے کی ماں چیخ پڑی اور بچہ غائب ہو گیا۔
मैं कुछ ही फासले पर सो रहा था। चीख कुछ इतनी भयानक थी कि मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। मैंने शेर को भागते हुए देखा। मैंने आनन फानन पास रखी हुई राइफल उठाकर उसका पीछा किया और ठीक इसी जगह जहां मैं खड़ा हूं उसको गोली का निशाना बना दिया। शेर ने आदमी की तरह चीख मारी। मैंने देखा वो जिब्रान था जो शेर की खाल पहने हुए था। चीख की आवाज़ सुनकर शबीना भी बाहर निकल आई। उसने आते ही अपने दांत जिब्रान की गर्दन में घुसा दिए और खून चूसने लगी। पहले तो मैं ये सब कुछ देखता रहा, फिर अचानक ही मैंने उसको भी गोली मार दी। उन दोनों की लाशें आज भी मेरे पास हैं। ये कहकर उसने अपनी जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला और एक कमरे का ताला खोलकर हमें लाशें दिखाते हुए कहा, ये मेरी प्रेमिका शबीना है और ये उसका शौहर जिब्रान। अफसोस शबीना इस दुनिया में नहीं है, मगर उसकी याद अब भी बाकी है। उस बराबर वाले कमरे में सलील और शहाब की लाशें हैं और अनगिनत बच्चों और बूढ़ों की हड्डियां हैं। ये कहते हुए वो बाहर निकल आया। हम दोनों भी उसके साथ बाहर निकल आए। उसने बड़ी एहतियात से दरवाजे को लॉक किया और 4 कदम के फासले पर जाकर कुछ सोचा और ये कहते हुए, मेरा नाम नसीम है और मैं इन्हीं खंडरों में रहता हूँ। मैं उस वक्त तक भटकता रहूँगा जब तक शबीना मुझे अपना नहीं लेगी। ये कहकर वो खंडर की तरफ चल दिया, मगर देखते ही देखते उसका सारा जिस्म हवा में घुल गया। मेरे और खलील के होश उड़ गए और हम वहाँ से ऐसे भागे कि अपने टेंट में आकर ही दम लिया। सुना है अब वहाँ कोई बंगला नहीं है, सिर्फ खंडहर ही खंडहर हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।